मैं प्रोफेसर भावेश कुमार चौहान, working at a Babu Banarsi Das National Institute of Technology, will be taking this continuing lecture, that is a fourth lecture in course Electrical Measurement and Instrumentation, that is AKTU course code KEE 302। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो बेसिकली हम कहें तो टॉपिक हमारा मेज़रमेंट सिस्टम्स, यूनिट्स, स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स पे होगा। तो हम चारों इन मुद्दों को बारी बारी से डिस्कशन करेंगे एंड जो आउटलाइन होगा कोर्स का, दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेज़रमेंट सिस्टम्स विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन इट्स डायमेंशंस, देयर आफ्टर यूनिट सिस्टम्स, और उसके पश्चात हम स्टैंडर्ड्स पे भी अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। एंड देन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट लाइक डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स, इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। अंत में हम कुछ जो डेफिनेट आउटकम हैं उसके बारे में निष्कर्ष निकालेंगे। सो दैट विल बी द आउटलाइन ऑफ दिस टुडेज डिस्कशंस। ये लगभग आधे घंटे का चर्चा रहेगी। तो इसका जो प्रारूप है वो इस प्रकार से था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन को अगर हम रिव्यू करें तो मेज़रमेंट सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। तो उसमें से एक आधार जो है वो आप किस तरीके से उसको देख पा रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मेज़रमेंट्स के रिजल्ट जिनको आप रीड करते हैं, एक ऑब्जर्वर रीड करता है जिससे कि वो इसको डेटा की फॉर्म में यूज़ कर सके। तो उस आधार पर भी हम इसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है डिफ्लेक्शन टाइप और दूसरा है नल टाइप। जैसा कि ये जो शब्द है वही सुनिश्चित करता है डिफ्लेक्शन टाइप, मीनिंग देयर बाय इसमें कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, उसकी मदद से पॉइंटर का मूवमेंट होगा और पॉइंटर एक डेफिनेट स्केल पे आपको रीडिंग देगा। तो ये निश्चित है कि ऑब्ज़र्वर का इसमें एक रोल है। ऑब्ज़र्वर का, क्योंकि स्केल पे हमको रीडिंग को मेजर करना है और ऑब्ज़र्वर देखेगा कि जो पॉइंटर है वो कहाँ रीड कर रहा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली लाइन ऑफ विज़न भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है, जिसके बारे में हमारी आगे भी चर्चा होगी। लेकिन अगर देखें इस वर्गीकरण के आधार पे, तो आपने जो अमूमन इसमें इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादातर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप, पॉइंटर बेस्ड। तो अमीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो या फिर वाट मीटर हो, तो ये सारे जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, इवन मल्टीमीटर जो कि बहुत अमूमन काम घर पे पाया जाता है, और या हम कहें जो लोग अपने घर पर ही रिपेयर्स या मेंटेनेंस करते हैं, तो आपने उनको देखा होगा मल्टीमीटर्स के थ्रू सर्किट्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं या लो वोल्टेज या लो करंट सर्किट हैं, तो उसमें वो चेक करते हैं वेदर करंट इज़ फ्लोइंग और नॉट, वेदर सफिशिएंट वोल्टेज इज़ देयर और नॉट। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपने देखा होगा, उसमें एक पॉइंटर होता है और पॉइंटर के साथ साथ स्केल होता है। तो उस स्केल की मदद से आप जज करते हैं कि कितना रीडिंग है। ओके। और नल टाइप ये दूसरी कैटेगरी है जिसको कि आपने +2 के दौरान पढ़ा होगा। जैसे कि इसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज को लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर पोटेंशियोमीटर, ये आपने ज़रूर इसके बारे में जाना होगा। तो पोटेंशियोमीटर इज़ अनदर कैटेगरी। इसका सिद्धांत क्या है? नल टाइप का मतलब है कि आपने एक स्टैंडर्ड वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और आप एक अननोन वोल्टेज को उससे कंपेयर कर रहे हैं, और जिन स्थिति में वो अननोन वोल्टेज मीन्स व्हेन दिस V अननोन ओके इज इक्वल टू V स्टैंडर्ड, जब ये स्टैंडर्ड वोल्टेज के बराबर होता है तो आपको नल डिटेक्शन मिलता है। मीन्स देयर इज़ ए नल इंडिकेशन है नल डिटेक्शन का। वो हो सकता है आप हेडफोन की मदद से देखें या उसके लिए भी कोई इंडिकेटिंग डिवाइस ले लें जो सब इंडिकेटिंग है। बट बेसिकली इसका मकसद जो होता है, नल का मतलब है ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है कि जब दोनों जो पैरामीटर्स हैं उनका डिफरेंस ज़ीरो आए। मीन अगर ये V नोन है और VS है, ये दोनों अपोजिट पोलरिटी में हैं, दे आर एक्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू विल बी V नोन माइनस VS विल बी इक्वल टू 0।
तो नल का मतलब है जब एक अननोन वोल्टेज ओके एक स्टैंडर्ड वोल्टेज के बराबर होता है और दोनों फेज अपोजिशन में है तो आपको एक नल पॉइंट मिलता है। और नल पॉइंट को आप देख सकते हैं, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिसके बारे में हम यूनिट 2 में डिस्कशन करेंगे। दे आर 3 मेजर मेथड्स फॉर नल डिटेक्शन, बट द पर्पस हियर इज दैट वी मस्ट हैव ए स्टैंडर्ड reference, or we should compare our unknown parameter with that standard reference. So null detection types, Wheatstone bridge में there are 4 arms. So 4 arms में आपने देखा होगा कि R1, R2, R3, R4। तो आप ये देखते थे कि जब ये पोटेंशियल और दिस पोटेंशियल यहाँ पे आपने सप्लाई दी होती है। So when let's say if this is point C and this is point D, so when this point C and this, let's say this is A, and then you may consider this to be B, okay, or otherwise you can take A, B, C, D, but point here is that supply is acting at these 2 points, okay, and let's say there is a definite drop here, there is a definite drop here, and if after the drop, means if these drops are equal, then the point C and point D will be at a equipotential point, and if they are at equipotential point, then at this point if you take any galvanometer or so, अगर आप galvanometer या किसी ऐसी डिवाइस को लें तो वो आपको null detection देगा। So here you only get a indication for 0 value, whereas in this you get a indication for the proportional value. Proportional means proportional to the magnitude of that unknown quantity which you are measuring with the help of measurement systems. So these are 2 major categories, and you can classify majority of the instruments either in deflection type or null type. There are other categories also which we will discuss in follow up. This is the broad classification. If you really want to classify, this is the most popular classification criteria. If you want to broadly classify different measuring instrument, then you can classify according to this methodology, and we will keep using this methodology for some time because that is an overview and that is the most popular classification. So you can see the measuring instrument can be considered as broadly in 3 categories. First one is mechanical instruments, another is electrical instruments, and third one is electronic instruments. In this course KEE 302 we will be broadly discussing on electrical instruments, and in unit 4 the outcome will be that by after studying unit 4 and 5 we will be also more familiar with the electronic instruments. So these 2 will be covered in this course KEE 302, and in electrical instruments if we talk, then we can classify it into 2 categories as I discussed earlier. जैसे पहले भी इसके बारे में हमारी चर्चा हुई, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। और जैसा कि पहले भी कहा गया कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एब्सोल्यूट पैरामीटर्स के टर्म्स में आपको मेजरमेंट देते हैं, और उसके लिए आपको जितनी बार मेजरमेंट हो उतनी बार ही कंप्यूटेशन करके, मींस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, परिणाम को प्राप्त करते हैं। जबकि सेकेंडरी में आपको बार बार कंप्यूटेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्मेट में एक डेफिनेट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशन और नल डिटेक्शन डिवाइस यू गेट ए पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड। तो आपको परिणाम साथ के साथ मालूम हो जाता है, इसके लिए कोई ह्यूमन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें सेकेंडरी कैटेगरी में भी जैसा कि 2 कैटेगरी होती हैं ब्रॉडली, वन इज़ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स ओके एंड अनदर इज़ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जैसे अभी हमने कहा कि डिफ्लेक्टिंग टाइप, एंड देन अनदर वन इज़ null detection type, okay. So that is a null deflection or null detection. और डिफ्लेक्टिंग में भी दे आर 3 कैटेगरीज जिसके बारे में हमारी बाद में भी चर्चा होगी, बट अभी आप श्रेणीगत आधार पे इसको ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट कैटेगरी इज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अनदर इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंड थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या भिन्नता है इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसको भी ब्रॉडली आप 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिकेटिंग फंक्शन, पहला जो है वो आपको एक इंडिकेशन देता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मालूम करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमीटर में आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी वैल्यू
क्या है, मे बी 2 एम्पियर, इफ़ द फुल स्केल रीडिंग इज लेट से 0 to 10, एंड लेट से एट दैट इंस्टेंट, अगर माने कि उस समय उसका मान 2 एम्पियर है, तो आप पॉइंटर की मदद से जज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये है तो लेट से दिस इज 0, लेट से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दिस इज 0 1 2 and then 3 4 5 and then 6 and then 7 and then 8, likewise 10. So this pointer gives you a reading that yes, it is somewhere close to 2, maybe 1.8 or so. So that is indicating function. Another is recording function. In recording function, as you will see later also, that we see the instantaneous value and we also record it simultaneously with the help of a pen and ink. So that we will be talking later on. तो उसमें एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म की भी मदद ली जाती है और उसमें स्टाइलस, पेन में इंक रहता है और एक इट मूव्स ऑन ए पेपर, ओके, एंड देन यू रिकॉर्ड. सो विद हेल्प ऑफ दिस कैटेगरी यू आर एबल टू सी इवन द वेरिएशन, यू आर एबल टू सी द वेरिएशन. ओके, सो ये जो DMS है, तो रिकॉर्डिंग फंक्शन कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ दिस. एंड अनदर कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स could be the controlling function also, कि आप किस तरीके से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दैट इज़ आल्सो द थर्ड डायमेंशंस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिफ्लेक्शन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. सो वी कैन यूज़ इट फॉर ए इंडिकेटिंग फंक्शन, वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग फंक्शन, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर कंट्रोलिंग फंक्शंस. कंट्रोलिंग फंक्शन से यह मायने है कि जब आपको वैल्यू मालूम होगी और आपको ये भी मालूम है कि आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू क्या है, किस पर्टिकुलर पैरामीटर पे उसको ऑपरेट करना चाहिए, तो आप फीडबैक की मदद से या अदर सपोर्टिंग मैकेनिज्म की मदद से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. सो दिस मेजरमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंट्रोल बिकॉज यू नो व्हाट इज़ द रेफरेंस वैल्यू और व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड वैल्यू. तो आपको ये भी मालूम है आपको क्या चाहिए और साथ के साथ आपको ये भी मालूम है इस समय उसकी जिस मेजरिंग वेरिएबल को आपने मेज़र किया है उसकी क्या स्थिति है, कितना मैग्नीट्यूड है, तो उसको करेक्शन कर सकते हैं. तो वो करेक्शन किसके माध्यम से होगा, दैट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शंस. सो दीज डिफ्लेक्टिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन, क्योंकि मेजरमेंट इज an integral component of controlling function. If we review this concept or if we understand this concept, we will realize that for the purpose of control the measurement is a key component. सो मेज़रमेंट सिस्टम का अगर ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसको किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इट कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशंस. तो इफ डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर, अगर आप इंडस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्लांट में ये देखा गया है कि आपको हर पैरामीटर का मेज़रमेंट, डेफिनेट मेज़रमेंट चाहिए समय समय पर, और वो आपकी प्रोसेस को कंट्रोल करता है. क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस इज रियली इन कंटिन्यूम और इट इज़ गोइंग ऑन, देन यू नो दैट इट नीड्स टू बी रियलाइज एट ए पर्टिकुलर पैरामीटर्स, यानी कि उसके लिए कोई निश्चित मान होंगे, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो फ्लो रेट हो. तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि चाहे वो केमिकल प्रोसेस है या फिर कोई दूसरी प्रोसेस है, हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से ही रिलेटेड कंट्रोल प्रोसेस हो. सो आप ये देखेंगे कि उन फिजिकल पैरामीटर्स को भी मेज़र करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. और जब आपको निश्चित मान मालूम होते हैं, ओके, if you know the definite measurement, if you are getting the definite measurement and you also know the desired value, then you are able to do the corrections. So for different types of process, industrial process, the measurement is an integral part, and as well as for the purpose of operation. Even if it is at a desired parameters, if the process is working at a desired parameters, then to sustain that operation, वो उसी तरीके से चलता रहे, इसके लिए भी आपको मेज़रमेंट की मदद या कहते हैं ज़रूरत महसूस होती है, और बल्कि कहें तो वो परमावश्यक भी है. दैट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट. तो ऑपरेशंस सस्टेन करे डिज़ायर्ड पैरामीटर्स में, सो दैट देयर आर नो डेविएशंस, और इन केस इफ देयर इज़ एनी डेविएशन, दोज डेविएशंस आर रिड्यूस्ड और they are eliminated if it is desired or if it is required. Then so you can see that for the purpose of process and operations, the measurement systems are
indispensable component, they are the key component. The second function which is also very important is the control of processes and operations which we said. So एक तो monitoring हो गया जिसमें केवल observation हो रहा है, okay? दूसरा वही monitoring के बाद जब आपके पास record में different values है तो आपने उसको control purpose के लिए इस्तेमाल कर लिया, okay? और तीसरा है experimental engineering analysis. So even for the purpose of analysis or for the purpose of experimentations, because you may at times like to explore, you may also like to see that what is the impact of certain deviations. So for the purpose of experiment or for the purpose of analysis also you require measurement systems as the important component. So these things are only possible if you have a backup, if you have a support of the measurement systems. Otherwise the monitoring is not possible, whether it is an industrial plant or whether it is a in industrial plants. The simple example could be fertilizer plants. You will see that there is a lot of measurement and instrumentation, and the another examples could be the petrochemical plants and so on. So whether you talk about monitoring and then eventually based on the monitoring the control, or even in the cases of for the purpose of analysis, for driving certain conclusions, or even for the purpose of experimentation, you require the measurement as the key component or as an important dimension. Now let us talk about units. The units you are familiar that, जैसे हमने पहले भी पूर्व के व्याख्यानों में या चर्चा में पाया कि जब भी मेजरमेंट की बात होती है तो हमको एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी डिस्टेंस की बात करें तो इफ़ आई से 5 किलोमीटर और इफ़ आई से 5 मीटर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, so in these in the cases 5 is also important and unit is also important, meaning thereby there should be a definite magnitude. Okay, there should be a definite magnitude and there should be a definite unit also, because unit also plays a very important role. तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं. फंडामेंटल यूनिट्स है जिनको कि आप अगर बाकी दूसरी यूनिट्स हो सेकेंडरी यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. मीन दे आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स और दे आर द you basically may express other units which we call the derived units in terms of fundamental units, but fundamental units are not exactly expressed as a component of the derived units. So they are more of an independent systems. So for example, as I gave right now, length is an fundamental unit. Length is a fundamental unit. Beside that, mass is also a fundamental unit. तो अगर हम लंबाई की बात करें तो वो भी फंडामेंटल यूनिट में आएगा. मास की बात करें तो वो भी फंडामेंटल यूनिट में आएगा. टाइम की बात करें तो वो भी फंडामेंटल यूनिट्स का ही आएगा. सेकंड्स, ये बात अलग है कि आप सेकंड्स के अलावा मिनट्स भी लेते हैं और आवर्स भी ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स टाइम के लिए जो मोस्ट पॉपुलर कन्वेंशन है दैट इज़ सेकंड. सो बट टाइम को अगर आप चाहें कि आप उसको मास में एक्सप्रेस कर दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वन फंडामेंटल यूनिट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर फंडामेंटल यूनिट्स. हाउएवर the derived units which are not basically independent, they are expressed in terms of the fundamental units. तो derived units they are dependent. For example, इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण ले सकते हैं, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू माइट बी फैमिलियर कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसको आप मल्टीप्लाई करके आप कहते हैं कि वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब से भी रिलेट करते हैं, तो दैट इज़ मीटर क्यूब. तो ये डिपेंडेंट है किस पर? ये डिपेंडेंट है लेंथ पर. ओके, तो लेंथ का आप मेजरमेंट मीटर करते हैं तो ऑब्वियसली ब्रेथ का भी मीटर में ही होता है, हाइट का भी मीटर में ही होता है. तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब आप कहते हैं इसका वॉल्यूम ये है. अगर क्यूब है तो वो और भी सिंपल हो जाता है, बिकॉज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट और लेंथ इज इक्वल टू विथ इक्वल टू हाइट. तो तीनों ही इक्वल होती हैं. बट ड्राइव्ड यूनिट्स दे आर ऑल्सो लाइक, फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी मैनी एग्जाम्पल्स. लेट्स से पावर. तो
So power can also be expressed, it is in watts. So watts you can express in terms of mass, in terms of length, in terms of time. So it is what is. So power is work per unit time. तो वर्क को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड देन इफ यू डिवाइड इट विद द टाइम, देन यू विल रियलाइज दैट यू गेट द यूनिट फॉर द पावर. तो अगर पावर की बात करें, जिसको कि आप वाट्स में भी कहते हैं, तो वाट्स में आपको एल का डायमेंशन भी मिलेगा, मीन्स लेंथ का डायमेंशन भी मिलेगा, एम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन भी मिलेगा, और टाइम का डायमेंशन भी मिलेगा. तो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज लाइक डिपेंडेंट ऑन दिस. सो इट इज़ ए ड्राइव्ड यूनिट. So derived units are they are dependent on certain fundamental units, so you can express them in terms of fundamental units, and they are not the absolute units. And while we talked about the derived units, of course you know that we in plus 2 days या 11वीं 12वीं कक्षा में आपने डायमेंशन एनालिसिस भी शायद किया होगा. अगर नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि उसको रिव्यू करें, कि आप उसको एल एम टी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके तो काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, कॉमन यूनिट, जिनको कि आप लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो लेंथ का क्या डायमेंशन आ रहा है, अगर लेट से अगर वो उसके प्रोपोर्शनल है तो आप उसको एल कर देते हैं, एल इज़ 1. अगर वो मास के भी प्रोपोर्शनल है तो आप कह देते हैं एम का भी 1 डायमेंशन है. और अगर वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेट से -2 टाइम्स, तो और जिससे कहते हैं 1/t², तो आप उसको -2 एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये डायमेंशन एनालिसिस में यू गिव सर्टेन नंबर्स टू दिस, एंड देन दैट शोज द रिलेशनशिप्स. क्योंकि ये भी बात ध्यान देने वाली है कि जो ड्राइव्ड यूनिट हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहीं ना कहीं किसी फिजिकल इक्वेशंस पे डिपेंडेंट होती हैं या किसी लॉ से गवर्न होती हैं. दे आर गवर्न बाय ईदर सम लॉ, फिजिकल लॉ, और दे आर गवर्न बाय सम फिजिकल इक्वेशंस. सो एंड ऑफ कोर्स इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन सम लॉ और on physical equations, meaning thereby there will be some proportionality, there will be some inverse proportion relationship depending upon the law, and then based on that you can do the dimension analysis. So dimension analysis is basically expressing a derived unit in terms of the fundamental units. लेकिन कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जो कि केवल LMT से एक्सप्रेस नहीं होती, and they require means एम्पियर. फॉर एग्जाम्पल अगर एम्पियर की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे आप LMTA या अदर भी सिस्टम्स में पाएंगे. सो बेसिकली दीज आर द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम्स. आप CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये एक पॉपुलर कन्वेंशन रहा है. और अगर हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स की बात करें या ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम की बात करें, तो वहाँ आपको मालूम होगा कि फुट, ओके, और पॉन्ड्स, एंड देन टाइम के लिए सेकंड्स, और टेम्परेचर की बात करें तो जैसे प्रीवियस सिस्टम की हम बात कर रहे थे MKS, ये जिसके बारे में LMT की बात हो रही थी, लेकिन ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है CGS के लिए. तो वहाँ टेम्परेचर अगर CGS की बात करें या SI की बात करें, SI और CGS में कुछ माइनर सा डिफरेंस है. CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और SI की अगर बात करें तो SI में कुछ एडिशनल यूनिट्स भी आ जाती हैं. MKS में सिंपल आपका मीटर है, किलोग्राम है और सेकंड है. तो ये बहुत पॉपुलर कन्वेंशन है. और रैशनलाइज MKSA सिस्टम, यहाँ आप देख रहे हैं ये एम्पियर को भी एड ऑन कर दिया है, 1 स्टैंडर्ड एम्पियर, यानी कि कुछ और एडिशनल यूनिट्स जो कि केवल मास और लेंथ या टाइम के रेफरेंस से ही नहीं फुलफिल होती, क्योंकि यहाँ M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड. लेकिन यहाँ A इज़ एन एडिशनल दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग फॉर द एम्पियर्स. तो SI एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल हो गया है. ओके, यहाँ हमने ब्रिटिश का जिक्र नहीं किया, लेकिन CGS के रेफरेंस में अगर आप ये कहें तो FPS भी सिस्टम है, फुट, पॉन्ड एंड सेकंड, दैट इज़ ऑल्सो ए ब्रिटिश पॉपुलर कन्वेंशंस. बट ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में SI का अडॉप्शन नहीं है. SI जो है वो इंटरनेशनल फॉरम है. जैसा कि आप नाम में भी देख सकते हैं, इट इज़ ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो इसमें MKS भी आता है, एम्पियर्स भी आता है, बाकी सेकंड यूनिट्स भी आती हैं. लेकिन अगर फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो MKS इज़ ए पार्ट ऑफ दिस, ओके, along with the amperes and other second units. So this is regarding the different systems, and the most popular is SI. I repeat,
इट इज़ SI। एंड अगर इसको कहें तो MKS में कुछ एडिशनल यूनिट्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि MKS का मॉडिफाइड सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सब सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स डेवलप होके आया है, क्योंकि ये पाया गया था कि MKS सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जबकि ये भी उस समय की बात करें तो ये पॉपुलर था, इट वाज अमंग द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द सिस्टम्स, बट देन दे मॉडिफाइड इट और मीन्स दे डिड सम सर्टेन एडिशंस, कुछ यूनिट्स को और जोड़ा गया और फिर इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया, दैट इज़ ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द स्टैंडर्ड्स, अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें कि व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड्स, वो तो आपने देखा मेजरिंग सिस्टम्स की बात थी। अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स में इट इज़ ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट ऑफ ए सिस्टम, यानी कि अगर 1 किलोग्राम से क्या मायने हैं तो 1 किलोग्राम को कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। सो द टर्म स्टैंडर्ड इज अप्लाइड टू ए पीस ऑफ इक्विपमेंट हैविंग ए नोन मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ISI की भी बात करें जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने 1 kg का एक डेफिनेट मास को डिफाइन किया हुआ है। अगर किसी को कोई इशू है तो वो कैलिब्रेशन के लिए उन स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर सकता है, और वही सब स्टैंडर्ड्स बाद में कॉमन पब्लिक के लिए, कॉमन यूज़र के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़र के लिए रेफरेंस बन जाते हैं। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ ए मेजरमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय देयर फंक्शन एंड एप्लीकेशंस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वेदर दे आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं या वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, या वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, या वो वर्किंग स्टैंडर्ड है। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल, जैसे SI है तो SI जो सिस्टम है उसका जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे आपको kg या मीटर या वो के स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। अगर नेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पर भी आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड्स उनके इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, और उनसे जिनको कंपेयर कर लिया जाता है उनको आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड के रूप में परिभाषित कर देते हैं, और ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड फिर वर्किंग स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करने के लिए काम आते हैं। So this is how this is done. Methods of measurements. तो method of measurement में there are two types of measurement. One is the direct method and another is indirect method. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर unknown quantity, जिसको कि हम मेजरेंड भी कहते हैं, so if this unknown quantity is directly compared against a standard, okay, then we call this result is expressed as the numerical number and a unit, as I said कि for example अगर 1 मीटर का है तो आप कह सकते हैं 1 मीटर, 1 is a magnitude, so this standard is physical embodiment of the unit like length, mass और time। और अगर हम indirect method की बात करें तो this measurement is the methods which are not direct but indirect, and because direct measurement is not possible all the times, so those considering the fact that direct measurement is not possible all the times and we have to involve the humans all the time for the purpose of measurement, the indirect methods are employed. So therefore indirect methods are more commonly used, because direct measurement or comparison with the standard is not possible. Okay, so considering its feasibility, these methods are in most of the cases are inaccurate because they involve human factors and they are less sensitive. So अगर accuracy की बात करें तो accuracy में automatically the direct methods is better, but अगर हम workability की बात करें तो indirect methods are more common. So we discuss in this that different measurement systems. We also discuss the significance of units. We also discuss the different measurement systems, or we also discuss the need and the type of the standards, what are the different types of standards, and then of course the method of measurement with which we concluded. तो उम्मीद करते हैं कि आप यूनिट्स को के डिफरेंट सिस्टम को भी समझेंगे, और आज की डेट में जैसे मैंने पहले भी कहा कि SI इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, तो SI को हम विस्तार से आगे इस्तेमाल भी करेंगे और समझेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अब अगले लेक्चर 5 में हमारा ये चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।